Today we are going to discuss a very important portion, which is polarization. Okay, so polarization of wave we are going to discuss now. Okay, so before I start with the polarization, you should know about the unpolarized light. तो देखो, जैसे मेरे पास कोई भी एक वेव होती है, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई भी एक वेव है, तो देखो उस वेव के अंदर मेरे पास क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। तो अगर उसकी वाइब्रेशन, अगर कोई भी एक वेव आ रही है, मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक ट्रांसवर्स वेव आ रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी एक ट्रांसवर्स वेव, मतलब अगर वो इस तरीके से आ रही है, मान लो, तो अगर कोई भी ट्रांसवर्स वेव अगर इस तरीके से आ रही है, ठीक है, और अगर उसके वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है, तो अगर उसके वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट है, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ अनपोलराइज लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है, व्हेन वाइब्रेशन आर प्रेजेंट इन ऑल ओवर द डायरेक्शन, so that is called, when vibration are present in all over the direction, तो it is called unpolarized light. तो देखो अभी के लिए, जैसे मान लो कोई भी एक वेव चल रही है, और अगर कोई भी एक वेव चल रही है, और अगर उस वेव में हर डायरेक्शन में, देखो इसको ना इमेजिन करो, ये 3 डायमेंशन है। अभी तो ये 2 डायमेंशन दिखा रहा हूं ना मैं। इमेजिन करो दिस इज 3 डायमेंशन। तो जो वाइब्रेशन है ना, वो एक्चुअली हर डायरेक्शन के अंदर है। मान लो अगर आप इसको यहां से देख रहे हो, तो अगर आप इसको यहाँ से देखोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। देखो यहाँ पर भी वाइब्रेशन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो आपको वाइब्रेशन वो हर डायरेक्शन में दिखाई देगा। अगर आप यहाँ से देखोगे ना इसको, अगर मान लो वेव ऐसे करके जा रही है और इसके वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है, तो वेव ही आपकी साइड आती जाएगी, और ये वाइब्रेशन उसके हर डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हुआ, यह है साइड व्यू। तो अगर हम साइड व्यू यहाँ से देख रहे हैं इसको, तो ये इस तरीके से वाइब्रेशंस जो होते हैं उसके, अगर वो हर डायरेक्शन में है, सो दैट इज कॉल्ड अनपोलराइज लाइट। लेकिन अब मान लो अगर मैंने इसे एक पर्टिकुलर मीडियम से पास करवा दिया, अगर इस लाइट को मैंने एक ऐसे मीडियम से पास करवाया जिसने इसके वाइब्रेशंस को हटा दिया, और अब सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेशंस है। अब मेरे पास क्या है, अब सिर्फ वाइब्रेशन ये है, और तो अब वो सारे के सारे वाइब्रेशन इसी डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाले वाइब्रेशंस और ये वाले वाइब्रेशन तो कट हो गए ना मेरे। तो जब आपके वाइब बहुत सारे वाइब्रेशन, मतलब जब आपके वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में थे, और अब आपके वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन तक सीमित रह गए, अब सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि आपने अनपोलराइज्ड लाइट को किस में कन्वर्ट कर दिया, पोलराइजेशन के अंदर। ओके, तो इट मींस इफ आई आस्क यू वन थिंग, व्हाट इज द अनपोलराइज्ड लाइट, so yes, what will we say? So we will say a wave in which the vibration are present in all the possible direction. जैसे अगर एक वेव इधर की साइड जा रही है, तो इसमें जो वाइब्रेशंस होंगे वो हर डायरेक्शन में होंगे, ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, राइट। तो हर डायरेक्शन में इसमें वाइब्रेशन देखने को मिलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द अनपोलराइज्ड लाइट। सो वी कैन से a transverse wave in which vibrations are present in all possible direction. This is quite easy topic. In all possible directions, अगर वाइब्रेशन आपके हर पॉसिबल डायरेक्शन में है, ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड दी अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन अभी जो वाइब्रेशन है, देखो ये वाइब्रेशन तो मेरे पास उस लाइट के प्रोपिगेशन के परपेंडिकुलर हुआ ना। देखो ये वेव तो ऐसे जा रही थी, तो वेव इस तरीके से जा रही है, लेकिन जो वाइब्रेशन है वो तो इस तरीके से है ना, इसके एक इधर की साइड है। सोचो, 3 डायमेंशनली सोचना है, एक ऐसे करके है, तो ये 3 डायमेंशन है पूरा इस तरीके से, ये भी ऐसे। तो ये सारे के सारे परपेंडिकुलर ही तो है इस प्रोपेगेशन ऑफ लाइट से। वेव की प्रोपेगेशन इधर जा रही है, और ये वाइब्रेशन हर एक पॉइंट पे इस तरीके से दिखते जा रहे हैं, राइट, हर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये सारे के सारे क्या है मेरे पास, सारे के सारे परपेंडिकुलर है, राइट। तो यू कैन से दैट डायरेक्शन एंड perpendicular to the direction of propagation, राइट। तो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है,
उसके परपेंडिकुलर अगर हर एक पॉइंट पे मेरे पास वाइब्रेशन है तो वी विल कॉल इट एज अनपोलराइज लाइट। अच्छा, तो अनपोलराइज लाइट को अगर मैं कहूँ कि मुझे पोलराइज बनाना है, तो इसका मतलब मुझे उसके वाइब्रेशन को हर डायरेक्शन में रखना है, या फिर हर डायरेक्शन में से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखना है अब सिर्फ? तो मुझे बाकी के वाइब्रेशंस को तो हटाना पड़ेगा, राइट? और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें उसे रखना है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड द पोलराइज लाइट। तो अब अगर मान लो आपने क्या करा कि अब आपने उसके ऑसिलेशंस ऑफ वेव को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और अब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मेरे पास आ रहे हैं वाइब्रेशंस, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि अब लाइट क्या हो गई है? पोलराइज हो गई है। ठीक है, सो दिस इज द पोलर अनपोलराइज लाइट। अच्छा देखो, अनपोलराइज लाइट क्या है मेरे पास? जैसे मान लो एक इस तरीके से मैंने बनाया वाइब्रेशंस, तो देखो अब मैं ये बीच में ना ऐसे गोला बना देता हूँ, क्यों? क्योंकि इसका मतलब ऐसे वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में, ऐसे ही वाइब्रेशन अब हर डायरेक्शन में पूरे 360 के एंगल पे 360 डिग्री तक पूरे पूरे वाइब्रेशन आते जा रहे हैं। लेकिन अब मान लो आपने इन इन सारे वाइब्रेशनों को किसी ऐसे मटेरियल से पास किया जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइजर। पोलराइजर का मतलब जो लाइट को पोलराइज करता हो। तो जब ये वाइब्रेशन ठीक इसके अंदर एंटर करे, तो फिर अब मेरे पास क्या है? अब मेरे पास सिर्फ इस तरीके से आया है। तो जरा बताना, अब ये बताओ एक प्लेन में है या नहीं? पहले तो पूरे 360 में थे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह पे, लेकिन अब सिर्फ ऊपर और नीचे रह गया है। तो बताओ वाइब्रेशन रेस्ट्रिक्ट हुए या नहीं हुए? तो पहले वाइब्रेशन हर जगह पे थे भाई, और अब सिर्फ क्या है? अब सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर है, बाकी सारे रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। सो इट मींस आई कैन से दैट सिंपली द फिनोमेना ऑफ, now I can say that the phenomena the phenomenon of restricting restricting the oscillations of restricting the oscillations of a wave to just one direction, to just one direction in the transverse wave, in the transverse, you can select plane also. So that is called polarization of light. So इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? That is called the polarization of waves. Okay, so it means, तो पहले हमारे पास वाइब्रेशन हर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे था, ऐसे ऐसे हर एक पॉइंट पे था इस तरीके से। तो पहले वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में आ रहे थे, लेकिन अब वो सिर्फ एक ही प्लेन तक सीमित है। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से हुआ होगा? ऑब्वियसली आई यूज द पोलराइजर, राइट? दैट वाज द पोलराइजर। कैन यू जस्ट सी दैट? तो कहना इसे पोलराइजर हेल्प इन पोलराइजिंग द लाइट, यस और नो? तो पहले हमारे पास जो वेव होती है उसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हर डायरेक्शन में होता है, लेकिन जब हम उसको पोलराइजर से पास करते हैं तो वो सिर्फ क्या हो जाता है? उसके डायरेक्शंस मेरे पास बस एक ही पॉइंट पे शो होते हैं। तो यहाँ पे आता भी है कि तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ कि अगर मेरे पास अनपोलराइज से क्या हो गया है? पोलराइज हो गई है कोई भी लाइट। तो अगर मुझे अनपोलराइज से पोलराइज करनी है लाइट, तो देखो इसको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाते हैं। देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट है ये, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे पास क्या है? मान लो इस तरीके से वाइब्रेशन तुम्हें दिख रहे हैं। ये एक पॉइंट था, ये सेंटर एक पॉइंट है, तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन है ना वो हर एक पॉइंट पे है इस तरीके से। तो इसके वाइब्रेशन आपको हर जगह से दिख रहे होंगे, राइट? तो ये जितनी पॉसिबल डायरेक्शन, अब मैं इतने सारे तो नहीं दिखा सकता क्योंकि इससे ही समझ में आ जाएगा, इतने सारे दिखाने की जरूरत है नहीं। तो ये मेरे पास क्या है भाई? ये मेरे पास है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये वाइब्रेशन चल रहे हैं, लेकिन अब जब मैं इसे पोलराइजर से पास कर दूंगा तो अब ये कैसा हो जाएगा? तो अब उस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ कितने वाइब्रेशन रह जाएंगे? सिर्फ ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट और राइट, सिर्फ किसी भी प्लेन के अंदर। तो अब मेरे पास ये ऐसा हो गया है। तो बताओ अब मैंने इसको अनपोलराइज लाइट से पोलराइज कर दिया या नहीं कर दिया? तो दिस वाज दी
अनपोलराइज लाइट जिसमें वाइब्रेशन मेरे पास हर एक डायरेक्शन में थे, लेकिन अब सारे के सारे इन सबको हटा दिया सिवाय एक प्लेन के, इसको छोड़ के बाकी सबको हटा दिया गया। तो अब ये क्या हो गया मेरे पास, पोलराइज हो गया। तो अभी मेरे पास क्या है, पोलराइज लाइट। ठीक है भाई। तो हमने अनपोलराइज लाइट का यूज करके उसे पोलराइज बनाया है, मतलब हमने बाकी सारे वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये हम पोलराइजर से करते हैं। तो हमने यहाँ पे बीच में क्या रखा होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, पोलराइजर रखा होगा। तो हम अगर हमें कभी भी किसी भी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करना है, तो हम बीच में क्या रखते हैं, उसको हम किससे पास करवाना पड़ता है, पोलराइजर से। सो नाउ इफ आई स्टार्ट विद द पोलराइजर, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजर। तो अगर मैं यहाँ पे पोलराइजर की बात करूंगा, तो पोलराइजर्स क्या होते हैं भाई। तो पोलराइजर हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि एक अनपोलराइज लाइट को क्या कर देंगे, पोलराइज कर देंगे, राइट, एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर। सो नाउ व्हाट शुड आई से देन, सो आई कैन से अ सिंपल, it is a kind of device, a device that polarizes, polarizes का मतलब एक प्लेन के अंदर, that polarizes the unpolarized light, unpolarized light, polarized and unpolarized when it is passed through it। तो जब हम उसे पास थ्रू इट करते हैं उसी के अंदर से, तो वो फाइनली मेरे पास क्या बन जाता है, सिंपल, आई मीन दैट इज कॉल्ड द पोलराइजर। तो अब यहाँ पे बच्चे भी पूछते हैं कि सर ये है क्या, मतलब पोलराइजर किसका बना होता है। तो बहुत सारे टाइप के कॉमनली यूज पोलराइजर हैं हमारे पास। तो पहला हम ले सकते हैं टॉर्मलिन क्रिस्टल। तो इसका नाम आई गेस पहले सबने सुना भी होगा। तो टॉर्मलाइन क्रिस्टल होता है हमारे पास, ठीक है। तो टॉर्मलिन क्रिस्टल मिलता है हमारे पास। तो ये भी क्या होता है मेरे पास, एक किसकी तरह काम करता है, पोलराइजर की तरह। तो अगर हम इसके अंदर लाइट को पास करते हैं, तो लाइट को पास करेंगे तो वो उस लाइट को अनपोलराइज से क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा। ऐसी मेरे पास, अच्छा, नाइकोल प्रिज्म का नाम सुना है। एक्चुअली जब कॉलेज लेवल पे जाते हैं तो हमें नाइकोल प्रिज्म देखने को मिलता है। प्रिज्म जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा और एडवांस टाइप का प्रिज्म है। तो नाइकोल प्रिज्म। इसी तरीके से मेरे पास पोलरॉइड्स अवेलेबल होते हैं। तो उनको पोलरॉइड्स ही बोलते हैं, जो कि स्पेशली इसलिए बनाए जाते हैं कि वो अनपोलराइज लाइट को क्या कर दें, पोलराइज कर दें। तो ऐसे मेरे पास क्या होता है, पोलरॉइड्स। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जो कि बेसिकली क्या कर देते हैं, किसी भी अनपोलराइज लाइट को क्या कर देंगे, पोलराइज कर देंगे। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ तक आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब ना यहाँ पे ना एक आता है कि अच्छा ये डेमोन्स्ट्रेशन हमें करके दिखाना होता है। मान देखो, अब जैसे कोई भी लाइट है, अगर उसमें वाइब्रेशन हर जगह है, अब जब वो लाइट मेरे पास क्या हो गई है, पोलराइज हो गई है, पोलराइजर में पास करने से, तो उसको चेक करने के लिए हम फिर क्या लगाते हैं, पोलराइजर के बाद एनालाइजर। एनालाइजर का काम क्या होता है, उसको एनालाइज करना कि लाइट पोलराइज हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो एनालाइजर को भी हम रखते हैं। तो अब हमें यही शो करके दिखाना है, ठीक है। तो नाउ अब हमें ये पूरा का पूरा करके दिखाना है किस तरीके से। देखो, जैसे मान लो आपके पास एक लाइट आ रही है, ठीक है। अगर आपके पास एक लाइट आ रही है और अगर मैं उससे बोलूँ कि वो मेरे पास क्या है, वो अनपोलराइज लाइट है। तो अनपोलराइज लाइट है, तो इसका मतलब वाइब्रेशन उसके हर डायरेक्शन में होंगे, यस और नो। तो उसके ये वाइब्रेशंस क्या है, उसके वाइब्रेशन ही हर डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में उसके वाइब्रेशन आ रहे होंगे। तो देखो, या तो ऐसे करके बनाओ, ठीक है, या फिर मैंने बताया, या फिर इसको कैसे करके बना सकते हैं हम, क्या अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, इस तरीके से, और बीच में ऐसे गोला, तो ये क्या सही है या गलत है भाई। चाहे तो ऐसे करके बनाओ या ऐसे करके बनाओ, बात तो एक ही है। आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि देखो, ये तो पूरा का पूरा होता है इस तरीके से, लेकिन अगर मुझे साइड व्यू देखना है, तो साइड से तो फिर मैं इतने सारे वाइब्रेशन नहीं दिखा पाऊंगा। तो इसलिए हम ऐसे करके बनाते हैं। इसका मतलब कि ये जो वाइब्रेशन है ये हर डायरेक्शन में आ रहे हैं। ओके, तो ये इस तरीके से इसका मीनिंग सेम है। तो चाहे ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरे पास अभी क्या है, अनपोलराइज लाइट या पोलराइज लाइट। दिस इज माई अनपोलराइज लाइट, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में। तो ये मेरे पास क्या है, सारे के सारे, हियर वी हैव अनपोलराइज लाइट। तो ये दोनों बातें एक ही हैं, ये भी अनपोलराइज लाइट है, ये भी अनपोलराइज है, बस तरीका दिखाने का अलग है। ये इसको फ्रंट भी बोल सकते हो, तो इसको साइड भी बोल सकते हो, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ रहा है भाई, अब मेरे पास आ रहा है वही जैसे हम बोलते हैं पोलराइजर। तो अब अगर मैं यहाँ पे अपना पोलराइजर लूंगा, ठीक है, मान लो कि ये मेरे पास क्या है, एक पोलराइजर है।
सपोज करो दिस इज माय पोलराइजर। तो अगर ये एक मेरे पास पोलराइजर है और मान लो मैं इसके अंदर ये चीज पास करता हूं, ठीक है, तो दिस इज माय पोलराइजर। तो अगर ये मेरा एक पोलराइजर है, ठीक है, वैसे तो पोलराइजर को टीचर्स इस तरीके से भी बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हेक्सागन टाइप का। तो मेरे पास ये वाली पिक अवेलेबल है, तो इसलिए मैं इससे बना के दिखा रहा हूँ, तो एक ही बात है। तो जब ये इसके अंदर से पास करेगा तो देखो ये क्या करेगा, इसको पोलराइज कर देगा, राइट। तो अब वो मेरे पास जो वाइब्रेशंस आएंगे वो वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होंगे या एक डायरेक्शन में होंगे, क्या लगता है? अब जो मेरे पास वाइब्रेशन आएंगे, तो ऑफ कोर्स अब जब इससे बाहर निकल के आएंगे तो वो वाइब्रेशन क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे, राइट। इस तरीके से बीच में गोला नहीं बनाना है, बीच में गोला बना दिया तो इसका मतलब तो यही हो गया हर डायरेक्शन में। लेकिन पोलराइजर के बाद तो हर डायरेक्शन में होता ही नहीं है, तो फिर वाइब्रेशन मेरा इस तरीके से निकल के आएंगे, ठीक है भाई। तो इसका मतलब अब ये वाइब्रेशन मेरे इस तरीके से निकल के आ गए। तो अब जो ये लाइट हम देख पा रहे हैं, तो दैट लाइट इज व्हाट, तो दैट इज अ पोलराइज लाइट। तो ये लाइट अब मेरी क्या हो चुकी है, ये लाइट अब पोलराइज्ड हो चुकी है, पोलराइज लाइट। तो अब अगर ये लाइट मेरी पोलराइज हो चुकी है, तो अब हमें इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, एज आई टोल्ड यू कि अब हमें क्या करना पड़ता है भाई, एनालाइजर लेना पड़ता है ना। तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा, अब इस लाइट को चेक करने के लिए मेरे पास आएगा एनालाइजर। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं फिर, एनालाइजर। तो ये तो था मेरे पास पोलराइजर, अब हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज माय एनालाइजर। तो ये है एनालाइज करने के लिए कि उसके वाइब्रेशन कितने डायरेक्शन में है। तो ये एनालाइज करता है उसको, ठीक है, और फाइनली फिर एनालाइज करने के बाद लाइट यहाँ से निकल के आएगी, ठीक है भाई। तो एनालाइजर की जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमारी आईज भी है, तो हम एनालाइज की हेल्प से उस लाइट में वाइब्रेशन देख भी सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी आर एनालाइजिंग दैट फ्रॉम अनपोलराइज टू पोलराइज। तो ये एनालाइजर लगाया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब लाइट में अगर वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है तो तुम्हें इसे भी परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर ही समझो जैसे यहाँ पे एक कट लग रखा है। तो अगर यहाँ पे एक कट लग रखा है तो मान लो ये सिर्फ वर्टिकल टाइप के लाइट को अलाउ करेगा। तो ये वाइब्रेशन अगर वर्टिकल है तो बताओ वो इससे पास कर जाएंगे या नहीं कर जाएंगे। अगर एक बहुत पतला लड़का है तो बताओ पतला लड़का पतले वाले गेट से निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो अगर इसमें वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है सारे के सारे, और इसके जो जो ये एनालाइजर है इसमें भी परपेंडिकुलर है, तो बताओ लाइट यहाँ पे इस तरीके से पास कर जाएगी या नहीं कर जाएगी, यही वाली कर जाएगी। लेकिन मान लो अगर आपने इसे टेढ़ा कर दिया, मान लो अगर एनालाइजर को आपने ऐसे टेढ़ा कर दिया होता, सपोज करो अगर मान लो एनालाइजर को मैंने ऐसे टेढ़ा कर दिया होता, तो क्या फिर लाइट आ पाती? भाई वाइब्रेशन तो ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है, और कट ऐसे करके। अगर मान लो एक बहुत पतला लड़का है और गेट को मैंने टेढ़ा कर दिया, तो क्या वो वहां से निकल पाएगा? अगर एक बहुत ही पतला लड़का है और मैंने गेट को बहुत ही पतला कर दिया, नहीं निकल पाएगा, टेढ़ा हो गया ना गेट, छोटा हो गया, अलग हो गया। तो इसका मतलब अब जब जब लाइट मेरे पास प्लेन थी तो मैंने परपेंडिकुलर रखा था तो पास कर गया उसमें से। लेकिन अब जब ये टेढ़ा कर दिया गया है तो अब ये सीधा नहीं जा पाएगा। तो अब यहाँ पे हमें कोई भी लाइट नहीं मिलेगी, तो हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने एनालाइजर को ही क्या कर दिया है, टेढ़ा कर दिया है। तो जब एनालाइजर को ही टेढ़ा कर दिया है तो हमें दिखेगा कैसे? गॉट इट। तो पोलराइजर से तो लाइट पोलराइज हो जाएगी, लेकिन उसको एनालाइज करने के लिए भी फिर हमें वैसे ही उसे रखना पड़ता है, तभी हम उसे एनालाइज कर पाएंगे, वरना हम उसे एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि ये जो मैकेनिज्म है मेरे पास फ्रॉम पोलराइज टू पोलराइज, ये समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ पोलराइजेशन, आई मीन यू कैन से पोलराइज कैसे किया जाता है फ्रॉम अनपोलराइज लाइट टू दी पोलराइज, ठीक है। तो सो आई होप कि पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास एक लॉ आता है जिसका नाम है मेरे पास लॉ ऑफ मैलस, जिसको हम मैलस लॉ भी बोलते हैं। तो इट इज, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैलस लॉ। तो मैलस ने हमको एक चीज बताया, तो मैलस ने हमारे पास एक कॉन्सेप्ट दिया। इसने क्या बोला कि जब भी हम एक लाइट को किसी भी पोलराइजर से पास करते हैं तो वो ऑफ कोर्स पोलराइज हो जाएगी। फिर जब हम उसको एनालाइजर से देखते हैं, तो मान लो एनालाइजर से देखने के बाद जो मान लो कोई भी हमारे पास इंटेंसिटी आ रही है, ठीक है, कोई भी लाइट की इंटेंसिटी अगर आपके पास आई है, तो वो इनिशियल के तो जो इंटेंसिटी फाइनली हो गई है, पोलराइज हो गई है, तो वो एक्चुअली ना डिपेंड करता है एंगल पे। तो जैसे कि अब जो पोलराइजर था और जो एनालाइजर था, तो उनके बीच में एंगल पर भी ये चीज डिपेंड करती है।
कि अब आपको इंटेंसिटी कितने मिलने वाली है। जैसे कि मैं बताता हूँ, मान लो जैसे ये मेरे पास एक लाइट मैंने भेजी जो कि अनपोलराइज लाइट थी, ठीक है। तो मान लो इस अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी कितनी थी मेरे पास, आई नॉट, ठीक है, इनिशियल इंटेंसिटी है। जब आपने इसे पोलराइज कराया, ठीक है, और फिर उसके बाद लाइट आई, फिर हमने एनालाइजर लिया। तो देखो अब पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में ना एंगल होता है, अब ये दोनों सेम है तो इनका एंगल कितना हुआ, 0। जब मैं इसे रोटेट कर दूंगा ऐसे 90 डिग्री, तो अब इस वाले लाइन और इस वाली लाइन के बीच में फिर कितना एंगल हो जाएगा, कैन आई से 90। तो इसने बोला कि ये जो पोलराइजर और ये एनालाइजर के बीच का एंगल है, तो उसके बीच में डिपेंड करती है आपकी अब इंटेंसिटी कितनी होने वाली है। तो पोलराइज होने के बाद जो इंटेंसिटी आई है, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है मेरे पास, कोसाइन एंगल पे। तो अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है, इसने बोला मेलस लॉ ने कि मेरे पास वेन एवर देर इज अ बीम ऑफ लाइट, और वी कैन से व्हेन अ बीम ऑफ completely plain polarized light, completely plain polarized light is passed through the analyzer। इसका मतलब पोलराइजर ने उस लाइट को पोलराइज कर चुका है ऑलरेडी। तो जब हम उसे किससे पास करेंगे, एनालाइजर से पास करेंगे, पास थ्रू एनालाइजर, देन तो जो मेरे पास इंटेंसिटी होती है, देन द इंटेंसिटी विच इज आई। तो जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, तो जो भी ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होगी, तो डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, तो वी कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कोसाइन ऑफ द एंगल। और ये एंगल किस किस के बीच का एंगल होता है, ऐसा ही टोल्ड यू, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड द एनालाइजर। तो पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल। तो अगर मैं इस मैनस लॉ को ध्यान से पढ़ूं, तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि जो भी इंटेंसिटी मेरे पास आ रही है, मान लो कोई भी इंटेंसिटी मेरे पास फाइनली आई, तो वो जो आई होगी मेरे पास, डेट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉस स्क्वायर थीटा। एनालाइजर और पोलराइजर के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा। तो ये तो हुआ मेलस लॉ के अकॉर्डिंग। अब तुम्हें पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट, अब जो देखो, अब जो आई नॉट, अब जो कांस्टेंट आया ना मेरे पास, वो आया आई नॉट। तो आई नॉट इज अ कांस्टेंट। तो ये आई नॉट क्या है, ये आई नॉट है मैक्सिमम इंटेंसिटी उस ट्रांसमिटेड लाइट की। तो आई नॉट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो आई नॉट मेरे पास जो भी हमने लाइट भेजी है, तो उसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी रही होगी, तो वो मेरे पास क्या है, आई नॉट विच इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ओके। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो ये मेरे पास मेलस लॉ है, इस पे अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये फाइनली क्या आ चुका है, दिस इज माय मेलस लॉ। तो आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहीं पर ही, जैसे मान लो अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास थीटा कितना है, सपोज करो, मान लो कि अगर मेरे पास थीटा कितना है, 0। इसका मतलब जो मेरे पास पोलराइजर था और जो मेरे पास एनालाइजर था, वो एक जैसे लगे हुए हैं, राइट। तो अगर वो एक जैसे लगे हुए हैं, तो जरा बताना थीटा इज इक्वल टू 0 करने पे कितना आ जाएगा। तो अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 0 रखूंगा, तो कॉस 0 कितना होता है, 1। इसका मतलब आई इज इक्वल टू आई नॉट ही तो रहेगा, यस और नो। अगर मैं थीटा को 0 रख दूंगा, देखो क्यों, देखो पोलराइज करने के बाद, पोलराइजर के बाद मान लो इसकी इंटेंसिटी कितनी है मेरे पास, आई नॉट, जो कि मैक्सिमम है। अब एनालाइजर है, भाई हम रोटेट किसको करते हैं, एनालाइजर को। अगर आपने एनालाइजर को सीधा रखा हुआ है पोलराइजर की तरह, राइट, तो जो यहां से निकल के आएगी एनालाइजर से, वो भी तो आई नॉट ही होगी, क्योंकि वो भी जैसे। लेकिन अब आप एनालाइजर को रोटेट करते जाओगे धीरे धीरे करके, तो धीरे धीरे करके अगर आप रोटेट करते जाओगे, तो बताओ इंटेंसिटी यहाँ पे कम आएगी ना फिर, यहाँ पर एनालाइजर के बाद। मैंने अभी तो बताया आपको
कि अगर मैं अगर मैं एनालाइजर को रोटेट करता रहूंगा, गेट को अगर रोटेट करता रहूंगा, तो कोई निकल पाएगा क्या उस गेट से? नहीं निकल पाएगा। तो वही बात बस ये कह रहा है कि अगर हम एनालाइजर को रोटेट करते रहेंगे तो वो नहीं आएगा। अच्छा अभी मैंने क्या बोला था, किस अगर मैं एनालाइजर को किस एंगल पे रखूं कि वो रोटेट ना, मतलब कोई भी हमें लाइट ना मिले? सोचो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या दिखाया था ना, ये वाला डायग्राम देखो। तो मान लो अगर मैंने इसे जैसे ये अभी ये भी मान लो एंगल है, ये भी सीधी लाइन पे खड़ा है और ये भी सीधी लाइन पे खड़ा है, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ? 0। लेकिन अब ये ऐसे सीधा खड़ा है और ये वाला मैंने टेढ़ा कर दिया, ठीक है, पूरा 90 पे घुमा दिया। तो ये 90 पे घुमा दूंगा तो 90 पे इस तरीके से हो जाएगा ये। तो इनके बीच में एंगल कितने का हो गया फिर? भाई एक सीधा खड़ा है और एक थोड़ा लेट गया ऐसे एनालाइजर, तो इनके बीच में एंगल कितने का हुआ? भाई ये ऐसे और ये ऐसे है, इसका मतलब 90 नहीं हो जाएगा? पोलराइजर सीधा खड़ा है और एनालाइजर को मैंने हॉरिजॉन्टली लिटा दिया, तो इसका मतलब अगर आप इसे टेढ़ा कर दोगे, 90 डिग्री पे कर दोगे, तो कोई लाइट आनी चाहिए क्या? मैंने बोला था नहीं आनी चाहिए। तो देखो कैसे, अगर मैं अब निकालना चाहता हूँ कि बताओ एनालाइजर के बाद कितनी इंटेंसिटी आएगी, तो ये आई नॉट, और अगर मैं कॉस को क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर 90। अच्छा कॉस 90 कितना होता है सबको पता है? 0, राइट। इसका मतलब जो आपके पास इंटेंसिटी आएगी एनालाइजर के बाद वो कितनी होगी? डेट वुड बी 0। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरे पास एनालाइजर के बाद इंटेंसिटी आती है, तो वो इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में कितना एंगल रखा हुआ है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। ओके, आई होप कि ये हमारे पास क्लियर हो चुका होगा, इसके अंदर किसी को भी कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ओके गॉट इट। अच्छा तो एक तो यहाँ पे कई कई कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ठीक है, हमने एक चीज नोटिस करी कि जब दोनों को हम सीधा रखते हैं, दोनों को मतलब दोनों के बीच में एंगल अगर 0 होता है, दोनों सीधे हैं, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है। और जब 90 पे करते हैं तो बिल्कुल भी इंटेंसिटी नहीं आती। तो सर अगर मैं एनालाइजर को 45 पे कर दूं, मतलब अगर पोलराइजर सीधा है और ये टेढ़ा है ऐसे, मतलब इनके और इनके बीच में 45 डिग्री का एंगल है, तो अगर सर इनके बीच में 45 डिग्री का एंगल होगा तो कितनी इंटेंसिटी आएगी लाइट की एनालाइजर के बाद? तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, राइट। आई इज इक्वल टू आई नॉट, दिस इज बैलेंस लॉ। तो कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा थीटा कितना हो गया मेरे पास? 45। तो अब कॉस 45 कितना होता है मेरे पास? 0, 1/2 तो होता है मेरे पास। एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, वहां से स्टार्ट होता है ना इस बार। 0 1/√2 होता है, राइट। हाँ, तो 1/√2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा स्क्वायर, तो इसका मतलब अब कितनी इंटेंसिटी आएगी मेरे पास? I0/2, राइट। तो भाई ये चीज देखो बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो रही है नहीं हो रही, कि जो अब मेरे पास एनालाइजर के बाद इंटेंसिटी आएगी वो मैक्सिमम की कितनी हो जाएगी? हाफ नहीं हो जाएगी? क्योंकि हम उसे 90 से करके ऐसे करते हुए एकदम ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब इंटेंसिटी कम हो गई तो 45 पे एकदम हाफ हो गई, और फिर और कर दिया तो वो एकदम 0 भी हो गई, राइट। तो इसका मतलब इस सारा खेल किसका है? एनालाइजर पे डिपेंड करता है। तो एनालाइजर के बाद जो भी इंटेंसिटी आई आएगी, मतलब जो भी एंगल होगा, एंगल के अकॉर्डिंग हम आई को डिसाइड कर लेंगे। तो भाई यहाँ तक तो आई होप किसी को भी कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, सिंपल सा है। अच्छा अब ना कभी कभी मेरे पास तो जो मेलस लॉ है, पहले तो मेलस लॉ को एक बार हम और देख लेते हैं। तो मेलस लॉ ने सिंपल सा लॉ बताया है, एक बार जरा इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। When a beam of light completely polarized light pass through the analyzer, remember, then the intensity light transmitted by the analyzer is directly proportional to the cosine angle between polarizer and analyzer. तो प्रोपोजिटिव कटाया, आई नोट लगाया, और आई नोट क्या है मेरे पास? मैक्सिमम इंटेंसिटी उसकी। और ये आई क्या है मेरे पास? डेट आई, जो कि एनालाइजर के बाद हमें मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा है। सो आई होप यू पीपल हैव नोटेड इट डाउन। तो अभी यहाँ पे हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ना इस बार ना दो पोलराइजर है। तो अब आपके पास अगर इस बार दो पोलराइजर है, तो कह रहे हैं कि पहले ना हमने एक पोलराइजर रखा, फिर एक पोलराइजर रखने के बाद फिर हमने दूसरा पोलराइजर रखा। तो जो इंटेंसिटी थी ना, तो पहले पोलराइजर रखने के बाद फिर जब हमने उसे एनालाइज किया तो वो I/2 थी। कह रहा है एक पोलराइजर 1 है आपके पास, एक पोलराइजर 2 है। तो कह रहा है पहले पोलराइजेशन के बाद जब हमने एनालाइजर भी रखा होगा, तो यहाँ से एक लाइट आई जिसका नाम क्या है मेरे पास? आई नॉट। अब जब यहाँ पे वो लाइट आई तो हमने एनालाइज करके एक चीज देखी कि इसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई है? I0/2। अब जब हमने उसे पोलराइजर 2 में पास किया, तो पोलराइजर जब हमने 2 में पास किया
तो अब ये पूछ रहा है कि बताओ, ठीक है, पोलराइजर 2 में पास करने पे मेरे पास कितनी इंटेंसिटी आएगी। चलो अब एक सेकंड इतना हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ सिर्फ क्वेश्चन को यहीं पर ही करूं कि मेरे पास पहले ही कितना था आई, और अभी आई नॉट बाई टू हो गया है, तो कह रहा है कि इनके बीच का कितना एंगल रहा होगा। देखो हमको पता है ऑफ कोर्स, जब आई नॉट बाई टू आता है तो पक्की बात है ना, एनालाइजर को हमने किस एंगल पे रखा होगा। अभी किया हमने ठीक, अगर पहले आई थी और अभी आई नॉट बाई टू हो गई है तो एनालाइजर को मैंने किस 45 पे रखा होगा, राइट, एज आई टोल्ड यू। तो एक बात अगर मान लो अगर मैं नहीं पता हो तो तुम कैसे निकालते, तो हम ऐसे तो निकालते हैं, मैं फॉर्मूला पता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, मेलस लॉ। अच्छा, फाइनल इंटेंसिटी कितनी हो गई, फाइनल इंटेंसिटी मेरी आई नॉट बाई टू हो गई ना, यही तो है फाइनल इंटेंसिटी, और ये इनिशियल है, आई नॉट मैक्सिमम कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, आई नॉट से आई नॉट कट सकता है, बिल्कुल कट गया, तो वहां पे क्या बचेगा, सिर्फ 1/2। अच्छा 1/2, अब कॉस, अब अभी तो कॉस स्क्वायर के अकॉर्डिंग देखना है ना, तो अब मैं ऐसा क्या लू स्क्वायर में कि अच्छा स्क्वायर करना ही होगा, तो मैं क्या इसको ऐसे ले सकता हूँ 1/√2 का होल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो स्क्वायर को हटाओ तो एक तरह से क्या हो जाएगा मेरे पास, अब 1/2 कब होता है, कॉस कॉस होता है 45 पे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, इसका मतलब थीटा मेरे पास कितना हो गया, तो थीटा हो गया 45। सिंपल है। 45 के अलावा नेक्स्ट वाली जो साइकिल रिपीट होगी वो 135 पे भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी के लिए यू कैन से दैट दैट इज अ 35। यहाँ तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा अब ये कह रहा है हमसे कि आपके पास जैसे ये आई नॉट बाई टू है, अब हमने क्या करा, अब हमने एनालाइजर का एंगल जो है ना फिर से क्या कर दिया, अब हमने मान लो एनालाइजर का एंगल 30 कर दिया, तो जब हमने एंगल 30 कर दिया है तो जरा बताओ अब कितनी लाइट आएगी यहाँ पे एनालाइजर। अब देखो आई नॉट बाई टू, अब P2 के अंदर कितनी लाइट गई है, P2 के अंदर कितनी लाइट गई है, आई नॉट बाई टू गई है ना इनिशियल, और अब हमने एनालाइजर का एंगल कितना कर दिया है, 30 कर दिया है। तो भाई अब हम फिर से क्या लगाएंगे, मेलस लॉ लगाएंगे, लेकिन जब मैं फिर से मेलस लॉ लगाऊंगा तो मेरे पास अब क्या हो जाएगा, तो अब मेलस लॉ किसके लिए लगाऊंगा मैं, 1 के लिए या 2 के लिए, अब मैं P2 के लिए लगाऊंगा मेलस लॉ। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला तो वही है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अब मुझे ये आई निकालनी है, मतलब इस बार यहाँ पे आई कितना निकल के आएगा, ठीक है। तो इस बार इनिशियल इंटेंसिटी कितनी एंटर करी है जरा P2 के अंदर बताओ, P2 के अंदर कितनी इनिशियल इंटेंसिटी एंटर कर रही है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिखना चाहिए मुझे, आई नॉट अपॉन टू, राइट, आई की जगह पे, क्योंकि इस बार एंटर ही आई नॉट बाई टू कर रही है, इनिशियल आई नॉट बाई टू हो गई ना, और कॉस स्क्वायर, अच्छा थीटा कितना हुआ है इस बार, कितना दे रखा है, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में कितना एंगल दे रखा है, 30, तो मैं यहाँ पे 30 कर दूंगा। तो अब मेरे पास क्या आएगा, अच्छा कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है, देखो अब मेरे पास ये कॉस 30 निकालना है, तो √3/2 हो जाएगा मेरे पास। तो अगर मैं √3/2 का क्या लेना पड़ेगा, तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3I और अपॉन में 4 हो जाएगा, इसका मतलब अब मुझे कितनी इंटेंसिटी मिलेगी, 3/4I0, राइट। तो इसका मतलब अगर पोलराइजर में गई I0/2 लाइट थी, आधी लाइट गई थी, तो हमें कितना मिलेगा, सिर्फ उसका 3/4 मिलेगा, अगर हमने उसे 30 पे रख दिया है तो आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे किस तरीके से किए जाते हैं, बहुत सिंपल है, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय मैलस लॉ, तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो अब हमारे पास आ रहा है एक, ओके, तो हमने मैलस लॉ पढ़ लिया है। देखो अब जो इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है ना वो मेरे पास आता है कि जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि मान लो मेरे को अगर कहीं पे भी प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करनी है, तो हम क्या चीज करके प्लेन पोलराइज प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पोलराइजर यूज करना है, पोलराइजर के अलावा आप कौन से फिनोमेना का यूज करके हम प्लेन पोलराइज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ तो वो मेरे पास क्या है कि वो कौन सा मेथड है, सो वी आर स्टडिंग अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेन पोलराइज लाइट। तो किस मेथड का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करने का हम मेथड पढ़ रहे हैं। तो एज आई टोल्ड यू, प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है वो उसके वाइब्रेशन मेरे पास एक डायरेक्शन में होते हैं या हर डायरेक्शन में,
तो एज आई टोल्ड यू उसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा, राइट। तो कोई भी अगर लाइट है, तो अगर वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, तो अब हमें उसको किस फिनोमिना का यूज करके हम उसे निकाल सकते हैं। तो देखो अब ना हमारे पास कुछ फिनोमिना है। सबसे पहली बात हमें याद रखना है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का यूज करके हम उसे क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। सेकेंड स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग का यूज करके हम कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास एक होता है डबल रिफ्रैक्शन। तो ये सब हमारे पास फिनोमेना है जिसका यूज करके हम एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना सकते हैं फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट। और एक मेरे पास होता है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो ये मेरे पास कुछ फिनोमेना है जो आपको याद रखना है कि इन सब, वैसे हम जब कॉलेज में जाते हैं ना, जैसे बीटेक अगर करते हैं फर्स्ट ईयर में, तो बीटेक के फर्स्ट ईयर में ये सब चीजें हम काफी पढ़ते हैं। तो ये सब फिनोमेना है जहाँ पे हमें प्लेन पोलराइज पढ़ने को मिलेगा। तो अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगर रिफ्लेक्शन के जरिए। रिफ्लेक्शन वाला हमें थोड़ा डिटेल में करना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ कि मेरे को क्या करना है, रिफ्लेक्शन के जरिए पोलराइज लाइट को, मतलब पोलराइज बनाना है फ्रॉम अनपोलराइज लाइट। तो अब देखो, अब ना यहाँ पे मेरे पास एक साइंटिस्ट था, जैसे मेलस का तो हमने देख ही लिया है। तो अब ना यहाँ पे ना एक चीज देखी गई है कि अगर हम रिफ्लेक्शन के जरिए एक लाइट को बनाने की कोशिश करते हैं, पोलराइज लाइट बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखो क्या होता है। मान लो अगर आपके पास कोई भी एक अनपोलराइज लाइट है, भाई पोलराइज बनाने के लिए पहले हमें अनपोलराइज भी तो चाहिए, इसे। तो मान लो आपके पास ये एक ऐसा कोई भी ग्लास मटेरियल है, ठीक है। तो कोई भी आपके पास एक ऐसा मटेरियल है मान लो। अब अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा मटेरियल है और मान लो उस पर आपने क्या भेजा, एक अनपोलराइज लाइट भेजी। तो जब आप उस पर एक अनपोलराइज लाइट को भेजोगे, तो अनपोलराइज लाइट का मतलब क्या होता है भाई। तो अनपोलराइज लाइट का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, एज आई टोल्ड यू। तो अनपोलराइज लाइट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि उसके अंदर वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होंगे, यस और नो। तो अगर उसमें अगर वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होंगे, तो कहना ही से इसको मैं ऐसे करके बना सकता हूँ कि उसमें वाइब्रेशन क्या है, हर डायरेक्शन में है, ऐसे करके बना सकते हैं। तो उसके वाइब्रेशन, दिस इज माई अनपोलराइज लाइट, जो कि हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन आ रहे हैं, ठीक है भाई। अच्छा, तो इसमें नॉर्मल भी तो होगा, कहना ही से दिस इज माई नॉर्मल। तो ये जो मेरे पास एंगल बन रहा है, ये मेरे पास क्या है, मतलब एक तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एक तरह से मैं इसे अभी आईपी बोल के रख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास पोलराइजेशन एंगल है। क्यों इसको पोलराइजेशन एंगल क्यों बोल रहे हैं, हमने इसे एक ऐसे एंगल पे भेजा है। देखो अगर ये भी डेंसर मीडियम में जा रही है, रिफ्लेक्शन का मतलब तो रिफ्लेक्ट कर गया, तो और कुछ मेरे पास क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। तो अब अगर मैं देखूँ ना, तो जो रिफ्लेक्शन हुआ है ना, रिफ्लेक्शन के अंदर मेरे को क्या मिला है, रिफ्लेक्शन के अंदर मेरे को मिला है सिर्फ और सिर्फ पोलराइज लाइट। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखूंगा इस लाइट का, तो इस लाइट के अंदर मुझे क्या देखने को मिला है, तो मेरे पास जो लाइट आई है यहाँ पे, वो मेरे पास आई है यहाँ पे, ये रिफ्लेक्शन ही तो हुआ, इधर से इधर टकरा गया। तो दिस इज माई पोलराइज लाइट। तो इसके अंदर क्या है, वाइब्रेशन, इसके अंदर वाइब्रेशन सिर्फ है। जैसे मान लो अगर मैं इसको ऐसा करके बनाऊं, इसका मतलब इसके अंदर वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है या एक ही डायरेक्शन में है। तो इन डॉट डॉट का मतलब है कि वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में है, ठीक है। इसका मतलब हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन अब देखो, ये तो मैं ग्लास के ऊपर करवाया है, तो एक लाइट का कुछ पोर्शन भी क्या जाएगा, अंदर चले जाता है। तो अब लाइट का वो क्या हो गया मेरे, तो इसी लाइट में से कुछ पोर्शन तो मेरे पास लाइट क्या कर गई है, रिफ्रैक्ट कर गई है, मतलब रिफ्रैक्शन हो गया उसके अंदर। भाई वो बैंड भी तो करेगी, जब भी लाइट रेड से डेंसर में जाती है तो बैंड भी करती है। तो ये बैंड कर गई और कुछ हिस्सा ये रिफ्लेक्ट हो गया है। तो पोलराइज कौन सा हुआ है भाई, तो पोलराइज हुआ है मेरे पास ये रिफ्लेक्टेड वाला, रिफ्रैक्टेड वाला पोलराइज नहीं हुआ है। तो ये एक पर्टिकुलर एंगल था आईपी, ये आईपी एंगल पे ही मेरे पास क्या हुआ है, ये मेरे पास ये दो हिस्सों में से टूट गई है। तो देखो अब ना, ये हमने जानबूझ के इस तरीके से एडजस्ट किया है, ये हमने क्या करा है, ये हमने जानबूझ के इस तरीके से एडजस्ट किया है कि ये वाला रिफ्लेक्टेड और ये वाली लाइट जो रिफ्रैक्टेड है, ये आपस में क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर है। ये आईबी एंगल पे हमने लाइट को इस तरीके से भेजा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो आपस में कैसे बने, वो आपस में बने 90। तो अगर ये इतना हिस्सा मेरे पास 90 है, ठीक है। अच्छा एक चीज तो पड़ी होगी ना,
कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये भाई नॉर्मल से तो देखते हैं, तो कैन आई से दिस इज माई रिफ्रैक्शन आरपी, तो ये मेरे पास रिफ्रैक्शन हो गया आरपी, यस और नो, सिंपल है ना। तो ये मेरे पास आईपी है, ये मेरे पास आरपी है, और ये मेरे पास 90 है, ठीक है। अच्छा देखो मुझे एक बात बताओ, अगर अगर ये मेरे पास 90 है, ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि देखो एक चीज ना मुझे साफ साफ दिखेगी जिसका मैं आने वाले टाइम में यूज करने वाला हूँ। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता हूँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है ग्लास का, तो हम क्या लिखते हैं, साइन आई बाई साइन आर लिखते हैं, फॉर्मूला पढ़ा होगा, राइट, यस और नो। तो अगर मैं साइन आई बाई साइन आर निकालना चाहता हूँ, तो देखो इसका मतलब तो अगर मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखूंगा, अगर मेरे पास ये आईपी है, तो ये मेरे पास एंगल क्या है, ये वाला एंगल मेरे पास रिफ्रैक्शन आया, सॉरी रिफ्लेक्शन आया, रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये मेरे पास नॉर्मल से क्या है, रिफ्लेक्शन। अच्छा तो कहना इसे आई और आर मेरे पास बराबर हो गया, लेकिन अगर ये देखो ये मेरे पास आई है और ये मेरे पास रिफ्लेक्शन है, तो ये अगर आईपी है तो ये भी तो एक तरह से आईपी होगा, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है ना, रिफ्लेक्शन वाला आर। जितना मेरे पास ये वाला एंगल होता है, ये रिफ्लेक्शन के लॉ में पढ़ते हैं हम, कि नॉर्मल से जो रिफ्लेक्शन होगा, तो जितना एंगल यहाँ होता है उतना एंगल यहाँ होता है, तो ये भी आईपी हो गया। भाई अगर ये आईपी है तो ये भी तो आईपी होगा, ठीक है। अब अगर ये देखो, अब ये पूरी की पूरी लाइन देखो, ये पूरी की पूरी लाइन जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, तो अगर मैं पूरी की पूरी लाइन ए और बी देखूंगा, तो ए और बी में मुझे एक चीज साफ साफ दिख रही है कि ये पूरा 180 होता है, राइट। और ये इतना हिस्सा अगर 90 हो चुका है, अगर इतना हिस्सा 90 हो चुका है, तो कहना इसे आईपी प्लस का आरबी इज इक्वल टू 90। अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, ये और ये, इसका मतलब आई कैन से जो आईपी है पोलराइजिंग इंसिडेंस, और जो पोलराइजिंग रिफ्रैक्शन है, प्लस आईपी और आरपी इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, राइट, यस और नो। तो इसका मतलब आरपी मेरे पास क्या हो जाएगा, तो आरपी क्या हो जाएगा मेरे पास, 90 माइनस का आईपी, यस और नो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? ठीक है, तो इसका मतलब यस स्तुति। तो फाइनली मेरे पास क्या है, तो आईपी और ये आरपी मेरे पास क्या है, 90 है, तो आरपी मेरे पास क्या हो जाएगा, 90 माइनस का आईपी हो जाएगा, यस और नो। तो अब अगर ये 90 माइनस का आईपी हो जाएगा, तो अब मुझे पता है कि मेरे पास रिफ्रैक्शन एंगल निकल चुका है 90 माइनस का आईपी, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आई हो समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूँ इसका, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलता है, साइन आई बाई साइन आर करके निकलता है, यस और नो। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, साइन आई अपॉन में साइन आर, ये रिफ्रैक्शन होता है, तो क्या रिफ्रैक्शन के एंगल की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 90 माइनस का आईपी, मैंने आरपी को प्रूव करके लेकर आया हूँ ना, 90 माइनस का आईपी इधर चले जाएगा वो, तो साइन आईपी तो इधर ही रहेगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आरपी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस का आईपी। अच्छा अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है मेरे पास कॉस थीटा, राइट। तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन आईपी अपॉन में हो जाएगा कॉस आईपी। अच्छा और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, राइट। तो ये मेरे पास हो जाएगा टेन आईपी। तो इसका मतलब अगर मुझे किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, जो हमने मीडियम लिया, जिसमें और जिसमें कंडीशन में मैंने ऐसा करा था कि इंसिडेंस इस तरीके से भेजा था कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में 90 बना था, तो ये मेरे पास क्या है, देखो ये मेरे पास आईपी पोलराइजिंग एंगल है या नहीं, 10 आईपी का, तो यही मेरे पास क्या है, तो यही मेरे पास है ब्रेस्टर्स लॉ। तो ये चीज किसने एक्सप्लेन करी है, हमें एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ब्रेस्टर्स। तो ये ब्रेस्टर्स ने हमको बताया कि जो टेंजेंट टेंजेंट एंगल होता है, टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हम रिफ्लेक्शन से पोलराइजिंग लाइट लेकर आते हैं, तो इसने हमें क्या एक्सप्लेन किया है, द टेन का मतलब क्या होता है, टेंजेंट, द टेंजेंट ऑफ द या आप बोल सकते हो टेन एंगल, तो टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल, पोलराइजिंग एंगल का मतलब क्या है, कैन आई से आईपी, टेन, टेन का मतलब टेंजेंट, द टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल
पोलराइजिंग एंगल पे क्या हुआ है भाई? पोलराइजिंग एंगल पे हुआ है कि जब मैंने लाइट को इस तरीके से भेजा कि जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन उनके बीच में कितना एंगल बना था? 90, राइट? आई टोल्ड यू इन द डायग्राम। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कि ग्लास, तो डेट इज इक्वल टू व्हाट? तो डेट इज इक्वल टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये मेरे पास क्या निकल के आया है कि अगर आप एक पर्टिकुलर एंगल पे, एक पोलराइजिंग एंगल पे लाइट को भेजते हो, तो उसका जो मेरे पास इंसिडेंस एंगल होगा, तो जब हम उसका 10 आईपी लेंगे तो वही उसका क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वुड बी इक्वल टू 10 आईपी। ओके, तो ये मेरे पास किसने बोला है? डेट इज द स्टेटमेंट ऑफ ब्रिस्टर्स। तो इसी चीज को हम बोलते हैं ब्रिस्टर्स एंगल। तो हमें जब भी एक ऐसी लाइट जिसके पास जो कि एक अनपोलराइज लाइट थी, अनपोलराइज लाइट को हमने इस तरीके से भेजा ग्लास के ऊपर कि कुछ लाइट मेरे पास रिफ्लेक्ट कर गई है जो कि पोलराइज हो गई थी, राइट? एक वाइब्रेशन एक ही प्लेन में थे, और एक रिफ्रैक्ट कर गई थी। तो हमने इस तरीके से भेजा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या हो गया? 90। तो वहां पे क्या एक कंडीशन हमने नोटिस करी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस ग्लास का होता है वो किसके बराबर होता है? 10 ऑफ द पोलराइजिंग एंगल, 10 ऑफ द इंसिडेंस ऑफ पोलराइजिंग एंगल, राइट? 10 आईपी। तो जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोलेगा तो आपको हमेशा क्या कर देना है? 10 आईपी निकाल लेना है। मान लो अगर मेरे पास एंगल कितना दे रखा है? 45, कि 45 पे मेरे पास ये कंडीशन हुई है, तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना तो क्या करोगे? 1045, राइट? सिंपल। तो यही मेरे पास क्या है? ब्रिस्टर्स एंगल। बहुत सिंपल सी कंडीशन है। तो आई होप कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है? जैसे मान लो, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर, मान लो कि अगर मेरे पास एक लाइट भेजी गई है ग्लास के ऊपर, और उसने कितना बनाया है मेरे पास? 60 डिग्री एंगल भेजा है। तो अब बोल रहा है कि आप उसका क्या निकाला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। एक हमने एक लाइट को ऐसे भेजा है कि वो 60 पे, ये 90 का बन गया, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का 60 है, कब? जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में 90 डिग्री है। तो बताओ ये कंडीशन है या नहीं ब्रूस्टर्स के लिए? बिल्कुल है भाई। जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में 90 का होता है तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? आईपी बोलते हैं। तो ये पोलराइजिंग एंगल है। तो कह रहा है इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकल जाएगा? कैन आई से म्यू इज इक्वल टू 10 आईपी, और 10, अब आईपी कितना दे रखा है आपको? 60, और 10 60 कितना होता है मेरे पास? कैन आई से √3। इसका मतलब मेरे पास उस ग्लास का कितना कितना आ गया मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? √3। सिंपल है। कैन वी डू दिस? कैन वी लाइक डू दू सब टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी इजीली? ऑफ कोर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम आसानी से अपना कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप, अच्छा कभी कभी ना वो इस तरीके से भी देता है कि मान लो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दे दिया जाए, अगर आपको ऐसे, एक सेकेंड, हम्म, हाँ, अगर मैं आपको इस टाइम पे एक कंडीशन दे दूं और मैं बोलूं कि अगर आपको इस बार आरपी दे रखा है 53, मतलब याद है ना वो आरपी? आरपी का मतलब क्या बताया था मैंने? रिफ्रैक्शन वाला, राइट? तो अगर आपको इस बार आरपी कितना दे रखा है, मान लो 53 दे रखा है, तो आपको बोला चला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। अब तो हमें तो भाई ये पता है ना 10 आईपी होता है, लेकिन इस बार तो आरपी दे रखा है। तो अब हम क्या लगाएंगे? देखो याद आया, अभी हमने एक कंडीशन यूज करी थी कि आईपी प्लस का आरपी 90 आया था, यस और नो, डायग्राम से। तो आईपी और आरपी इज इक्वल टू 90, हमने डायग्राम में ये चीज करी थी ऊपर। तो अगर अब मुझे आरपी दे रखा है तो आईपी निकल जाएगा। 90 में से 53 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? तो 37 आ जाएगा, राइट? अगर मैं 90 में से 53 को माइनस करूँ, 37 डिग्री आ गया, ठीक है? अब मेरे को आईपी पता लग चुका है, और हमें क्या पता है ब्रेस्टर्स लॉ से कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? 10 आईपी होता है। तो 10 आईपी की जगह पे क्या दूंगा? 1037 डिग्री। अब इसका तो पता नहीं होता, तो कोई बात नहीं। तो यही क्या गया मेरे पास? 10 आईपी आ गया, आई मीन 10 37 डिग्री, यही मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है भाई? तो इस टाइप से भी हम चीजों को कर सकते हैं। तो
आई होप कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने जैसे डेरिवेशन करी है छोटी छोटी ये इसका यूज करके, तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में उसका भी वो यूज करवा लेता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक्स खत्म होते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर 3 टॉपिक थे जो कि हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड लास्ट पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन के एग्जाम के अंदर ये मेलस लॉ और ब्रिस्टल्स लॉ बहुत आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आई होप कि वेव ऑप्टिक्स आ गया होगा। वेव ऑप्टिक्स थोड़ा टिपिकल टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है न्यूमेरिकल्स की। तो नेक्स्ट लेक्चर हम न्यूमेरिकल पे ले लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।